दोस्तों, आज हम आपको आनुवंशिकी के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो 100% आपके पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं वो कहलाते हैं। तो वो आनुवांशिक लक्षण ही होंगे, क्योंकि आनुवांशिकी तो पढ़ा ही रहे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिक समानताओं और असमानताओं एवं उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, तो भी हम आनुवंशिकी ही कहेंगे। आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? तो आनुवंशिकी शब्द आपका मेंडल ने दिया, वो बैटसन ने दिया, मेंडल ने बैटसन ने दिया। 1905 में आनुवंशिक शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। आनुवंशिकी के जनक हैं तो भी मेंडल ही हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग पादप किस पादप पर किए? तो मटर पर किए। आनुवंशिकता प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से पादप को उपयोग किया? तो मटर। मटर का पादप किस प्रकार का होता है? तो एक वर्षीय होता है। मेंडल ने पादप के कितने पर्यायी लक्षणों को चुना? तो 7 लक्षणों को। मटर के बीजों का गोल आकार तथा बीज पीला रंग दोनों होते हैं। बीज का गोल आकार का और पीला रंग दोनों होते हैं। ये होते हैं आपका प्रभावी अंग। प्रभावी, क्योंकि जो बीज गोल होता है वो प्रभावी होता है, पीला होता है तो वही प्रभावी होता है। और झुर्रीदार बीज होता है तो वह अप्रभावी होता है, और रंग हरा वाला होता है वो भी अप्रभावी होता है। और दान मटर में अप्रभावी लक्षण है, तो आपको झुर्रीदार बीज बताया था पहले। पादप का लंबा प्रभावी लक्षण, इसका अप्रभावी लक्षण होगा। तो इसका अप्रभावी लक्षण होगा बौना, क्योंकि लंबे का उल्टा बौना होता है। निम्नलिखित में से कारण मेंडल की सफलता के लिए सोचे गए हैं, तो वो आपके उपरोक्त सभी सोचे गए हैं। संतानों का गणनात्मक विश्लेषण विस्तृत किया गया। अपने संस्करणों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बारे में लिया था। वंशावली अभिलेख रखे थे, ये सभी हैं। विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहते हैं तो युग्म विकल्पी कहते हैं, ये एलिलोमार्फ कहते हैं जो विपरीत लक्षण होते हैं। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो जीनी संरचना जो आपको कहलाएगी वो आपकी जीनोटाइप ही कहलाएगी, क्योंकि जीन फॉर जीनोटाइप। एक संकर लक्षण में F2 पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर लक्षणों का अनुपात, जो एक संकर पीढ़ी होती है वो एक संकर पीढ़ी में शुद्ध तथा संकर लक्षण वाले बीजों का अनुपात होगा। F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में तो 3:1 होता है, लेकिन F2 पीढ़ी में 1:1 होगा। एक संकर क्रॉस में जीन प्रारूप का अनुपात होगा आपका 1:1। 1:1 होता है जीन प्रारूप का, और लक्षण प्रारूप का होता है लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप का तो 1:1 होगा, लेकिन लक्षण प्रारूप का होगा 3:1। ये लक्षण प्रारूप का है। मटर के एक शुद्ध पौधे टीटी के एक पौधे छोटी टीटी के साथ संकरण कराया जाता है। तो F2 में हमने बताया तो 1:1 होता है, इसमें भी 1:1 दिया है। मटर के लाल पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लाल उत्पन्न होते हैं। यदि दूसरी पीढ़ी में कुल 50 सफेद उत्पन्न होते हैं तो लाल पुष्प वाले पौधे कितने होंगे? तो 150 होंगे, क्योंकि 3:1 होगा तो 1 50 है, तो 50 का 3 गुना कर देंगे तो कितना होता है? नहीं, 175 है इसमें आंसर।
इसमें क्या है, इसमें 150 ही आंसर होगा, क्योंकि ये इस यहाँ गलत दे रहे हैं। इसका 150 आंसर ही होगा, क्योंकि एक अनुपात 3 में होगा, तो 150 तो 3 गुना इससे कितना होगा 150। एक लंबे टीटी और छोटे टीटी पौधे पादपों के बीच संकरण कराने पर परिणाम स्वरूप संतति में लंबे टीटी पौधे प्राप्त हुए। तो लंबापन एक प्रभावी लक्षण है। बौना अप्रभावी है, लंबा प्रभावी है, तो इसका तो यही सही होगा, क्योंकि जो लंबा है वो प्रभावी लक्षण है, लंबा प्रभावी लक्षण है। युग्मक बनाते समय जीन के जोड़े में केवल एक जीन युग्मक में प्रवेश करता है, वो आपका पृथक्करण के नियम से, जो मेंडल के 3 नियम है, पृथक्करण का नियम, प्रभाविकता का नियम और स्वतंत्र अभिवहन का नियम। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया तो वो सीधी सीधी बात मेंडल साहब ने की है। यदि गोल पीला यानी गोल यानी राउंड या वाइट और येलो मटर के बीज के पौधों का हरा झुर्रीदार बीज के साथ संकरण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में जो संतानें उत्पन्न होंगी वो कैसी होंगी, तो गोल एवं पीले होंगे। कैसे होंगे, गोल एवं पीले होंगे। केंद्रक का निर्माण होता है, तो केंद्रक का निर्माण होता है आपका, केंद्रक में DNA पाया जाएगा, केंद्रक में DNA भी होता है, RNA भी होता है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो माना होता है केंद्रक, इसलिए जब न्यूक्लियर माना केंद्र इंग्लिश शब्द है, ये हिंदी शब्द है, तो इसका न्यूक्लियर होगा। अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में किसका जाल होता है, अंतरावस्था में ये हिस्टोन का, तो सीधी सीधी बात है क्रोमेटिन धागों का होगा, क्रोमेटिन धागों का होगा। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, तो सीधी सीधी बात है ये RNA DNA दोनों के बने होते हैं, RNA के बने होते हैं, DNA की वजह से उत्तर इसका ये सही जाएगा। DNA में नहीं पाया जाता, तो DNA में पर नहीं पाया जाता है आपका राइबोस शर्करा, राइबोस शर्करा पाई जाती है RNA में। ये किस में पाई जाती है, RNA में। DNA में पाई जाती है डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो आपको हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में प्यूरिन क्षारक है, तो इसको रटेंगे अपन प्यूरिन। जो G होता है और A होता है ये प्यूरिन होते हैं। क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन होते हैं। G फॉर ग्वानिन, A फॉर एडेनिन। G फॉर ग्वानिन, तो ग्वानिन का ये है, और साइटोसिन और थाइमिन ये पिरिमिडीन क्षारक होते हैं। कैसे होते हैं, ये पिरिमिडीन क्षारक हैं, ये वाला और ये वाला पिरिमिडीन है, ये अकेला प्यूरिन है, तो यही इसका उत्तर सही जाएगा। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो ये 1968 में दिया गया। DNA में अणु में होते हैं, तो A+G और C+T ये होगा। RNA में कौन सा नाइट्रो क्षारक नहीं पाया जाता, तो RNA में आपका थाइमिन नहीं पाया जाता। RNA में क्या नहीं पाया जाता, थाइमिन नहीं पाया जाता, थाइमिन नहीं पाया जाता, ये DNA में पाया जाता है। थाइमिन DNA में पाया जाता है और यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता, ये DNA में नहीं पाया जाता, यूरेसिल DNA में नहीं पाया जाता, और RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता। अमीनो अम्लों में राइबोसोम तक पहुंचने का काम कौन सा RNA करता है, तो सीधी बात है इसमें T लगा है, तो ट्रांसफ़र करेगा, ये tRNA होगा इसका।
जीन्स पाए जाते हैं तो जीन्स पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर। जीन्स शब्द का जॉनसन ने किया प्रयोग। सही कथनों को चुनिए। लक्षणों में दो विपरीत एल्सिस जो नर और मादा युग्मों को द्वारा आते हैं, ये स्थित होते हैं कहाँ? एक सामंजस्य गुणसूत्र पर की प्रतिलिपि पर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? पहला क्वेश्चन ए सही है इसका। लक्षणों में दो विपरीत एलील्स जो नर एवं मादा युग्मों पर आते हैं, ये स्थित होते हैं एक समान जैसे गुणसूत्रों की प्रतिलिपि पर स्थित होते हैं। मनुष्य में शुक्राणु ऑटोसोम्स की संख्या होती है, तो ये होती है आपकी 22। ऑटोसोम्स 22 होती हैं, 11 जोड़े होते हैं और एक सेक्स गुणसूत्र होता है। कितने होंगे आपके ऑटोसोम्स? 22 होंगे। 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई ये होते हैं, यानी 44 प्लस एक्स वाई 22 ऑटोसोम्स होते हैं। लेकिन मानव के शुक्राणु में पूछा गया है। किसमें पूछा गया? शुक्राणु में। या तो ये होंगे या ये वाला होगा एक शुक्राणु में, क्योंकि इस शुक्राणु से बनेंगे आपकी पुत्री का जन्म होगा। इस शुक्राणु मिलेगा तो पुत्र का जन्म होगा। मानव नर में लिंग गुणसूत्र 23वें जोड़े में उपस्थित होते हैं। तो 23वें जोड़े में उपस्थित होते हैं आपके तीसरा और चौथा वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र। इसमें जोड़े में 22 पे ऑटोसोम होते हैं। ये तो एक युग्मज जिसमें पिता एक्स गुणसूत्र प्रारूप वाले शुक्राणु से मिलते हैं तो जन्म होता है। तो लड़की के हमने बताया था तो मैं अभी थोड़ी देर पहले। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 प्लस 23 30 प्लस 30 44 प्लस एक्स वाई 44 प्लस एक्स वाई आप गिन लीजिए। 44 हो गए 46। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है और माता में एक्स एक्स होता है। इस प्रकार से अनुवांशिकी हमारी खत्म होती है।